तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए आज के इस लेक्चर को। और आज ये लेक्चर जो है आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोनेरा को स्टार्ट कर लिया था। और मोनेरा के अंदर क्या चीज देख लिया था? मोनेरा के अंदर दो चीजों को मतलब यू बैक्टीरिया को देखा था। हम लोग देखेंगे किंगडम मोनेरा जो है दो भागों में डिवाइड होता है और सबसे पहला जो है उसमें यू बैक्टीरिया और दूसरा क्या था? आर्की बैक्टीरिया। ऐसे एनसीईआरटी के अनुसार तो आर्की बैक्टीरिया को पहले एक्सप्लेन किया था और दूसरा में क्या एक्सप्लेन किया था? यू बैक्टीरिया को। लेकिन हम लोग लास्ट लेक्चर में यू बैक्टीरिया के बारे में जान चुके हैं, बेसिकली हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज जो है आर्की बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर कैसे होता है और फिर देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये सब आज हम लोगों के लेक्चर में आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग इधर थोड़ा ध्यान बना कर रखिएगा, पीछे वाले स्टूडेंट प्लीज कम ऑन द बोर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं कि किंगडम मोनेरा में हम लोग देख चुके थे कि यू बैक्टीरिया होता है, दूसरा क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या है खास बात कि ये लाइव माने जिंदा रहता है किसमें? एक्सट्रीम कंडीशन में। अरे बोलिए किसमें जिंदा रहता है? एक्सट्रीम कंडीशन में। क्यों जिंदा रहता है? इसीलिए आपको देखिए अभी क्यों होता है जिंदा, आगे हम लोग अभी बताएंगे। इस पर एक PYQ भी आया हुआ था, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि यू बैक्टीरिया से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर इन लोग जीवित रह सकते हैं। बैक्टीरिया भी रहता है लेकिन बैक्टीरिया से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पर कौन रहता है? आर्की बैक्टीरिया। कौन रहता है? आर्की बैक्टीरिया। अब इसमें देखिए अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पर रहते हैं उस हिसाब से। जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया के अंदर, यहाँ पे समुद्र के किनारे आप देखे होंगे कि बहुत सारा नमक नमक वाला एरिया रहता है। अरे पता है ना कि नमक कहाँ से निकलता है? समुद्र के किनारे से, पता है ना। तो वैसा आप सोचिए नमक के अंदर हम इन लोग ये मानते हैं कि कोई भी चीज को अगर रख दे तो वो ग्रो नहीं करने पाता है या उसका ग्रोथ स्टंट हो जाएगा या डेथ हो जाता है। अरे यस या नो? तो उस कंडीशन में भी ये जो आर्की बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में भी आराम से जीवित रह लेते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। हेलो मतलब होता है साल्ट और फाइल्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लविंग, यानी कि साल्ट से लव करने वाला, समझे नहीं? यानी कि साल्ट को लाइक करने वाला बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। अब उसी तरह से हॉट स्प्रिंग यानी कि एकदम गर्म खौलता हुआ पानी में रहने वाला बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मो। हॉट के लिए क्या यूज होता है? थर्मो। और खौल रहा है, एसिडिटी वगैरह भी अगर ज्यादा है तो उसमें भी जिंदा रह सकता है, तो थर्मो एसिडोफिल्स। यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो हॉट कंडीशन में और कितना भी एक्सट्रीम कंडीशन हो एसिडिक, उसमें भी आराम से सर्वाइव कर सकता है। वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। और ये कुछ बैक्टीरिया, ये इसमें आने वाला बैक्टीरिया ऐसा है स्टूडेंट कि बायोटेक्नोलॉजी अभी चल करके जब आगे आप पढ़िएगा क्लास 12 के अंदर, तो उसमें जो पीसीआर चेन रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। पीसीआर हो गया और ऐसे बहुत सारे, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर इन लोग जो है आराम से जिंदा रह सकता है। और क्या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं आर्की बैक्टीरिया के अंदर जो मार्सीज एरिया में रहते हैं, मतलब दलदली एरिया में रहते हैं, जहां से क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, गैस निकल करके और एक मतलब इन्वायरमेंट में फैले रहते हैं। और वो एरिया कैसा होता है? दलदली एरिया होता है, उसको मार्सी एरिया बोलते हैं। और यही नहीं, ये बैक्टीरिया जो है और कहां पे रहता है? तो जो कैटल्स होते हैं, जो हमारे घर में पाए जाने वाले गाय हैं, भैंस है या फिर और कोई मतलब जैसे बैल वगैरह है, तो उसमें जो भी वो खाना खाते हैं तो उस कंडीशन मतलब उनके कहां पे पाया जाता है? गट के अंदर। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो उसका खाने का आहार नाल है, उसके आप ही मान सकते हैं कि स्टमक के अंदर पाया जाता है। और इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? मिथानोजेन। यानी कि मिथानोजेन एक ऐसे बैक्टीरिया है जो मार्सीज एरिया में भी पाए जाते हैं और रूमिनेंट कैटल्स के गट में पाया जाता है। यानी कि जो जुगाली करने वाले, जो ऐसे जुगाली करते हैं ना, खाना खाने के बाद जुगाली करने वाले जो भी जानवर है, उसके कहां पे पाया जाएगा? स्टमक के अंदर, गट्स के अंदर पाया जाता है। और यह इसी के वजह से अब वो गोबर के साथ, अब मान लेते हैं गट में पाया जाएगा, तो जब वो कैटल्स उसको खाएंगे तो उसके गोबर के साथ वो बाहर आ जाता है। और जब बाहर आता है तो वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको मीथेन गैस बोलते हैं। और उसी के वजह से हम लोग क्या बना पाते हैं? बायोगैस का प्रोडक्शन कर पाते होंगे। आजकल देखिएगा कि बायोगैस के से बल्ब वगैरह जलाते हैं। और यही नहीं, बायोगैस से तो आज खाना भी बन सकता है, लाइट भी जल सकता है, बहुत सारा काम हो सकता है। तो ये बायोगैस के प्रोडक्शन के बारे में क्लास 12 में अच्छे से हम दिखाएंगे कि कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। चलिए, तो आप ये समझिए कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं ये कौन करता है? यानी कि जो गोबर होता है, वो गोबर के अंदर ये मिथेनोजेंस आए और उससे मीथेन निकालते हैं, साथ साथ CO2 निकालते हैं, H2S निकालते हैं, हाइड्रोजन H2 निकालते हैं। इस तरह से कुछ गैसेस हैं जो क्या होता है कि इनके अंदर से प्रोड्यूस होता है। तो ये ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे खास बात है, क्वेश्चन आता है
कि क्यों ये बोला जाता है आर्की बैक्टीरिया के बारे में कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका जो सेल वाल है वो यू बैक्टीरिया से डिफरेंस है। बैक्टीरिया को एक्सट्रीम कंडीशन में डाल दिया जाए तो वो मर जाएगा, लेकिन इसको डाला जाता क्यों नहीं मरेगा भाई? क्योंकि बैक्टीरिया का सेल वाल पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट कि पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन इसका जो सेल वाल है वो पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोकंजुगेट्स का बना हुआ होता है, जो उसके सेल वाल को इतना मजबूती प्रदान करता है, तो उसके वजह से वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चाहे कैसा भी कंडीशन में डाल दो उसको। और साथ ही साथ अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताइए कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से क्यों, मतलब क्या कारण है कि वो ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाता है? तो जनरली हम लोगों का दिमाग किस पर जाता है? सेल वाल पर जाता है। किस पर जाता है? सेल वाल पर, क्योंकि सेल वाल यू बैक्टीरिया का और आर्की बैक्टीरिया का अलग अलग होता है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा था उसमें, नीट के अंदर जब क्वेश्चन ये पूछा था तो उसमें सेल वाल को हटा दिया, सेल वाल को हटा दिया। अब बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या हो सकता है, तो वहां पे सेल मेम्ब्रेन का ऑप्शन दिया हुआ था और सेल मेम्ब्रेन इसका करेक्ट आंसर गया था। क्यों? मतलब आर्की बैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी डिफरेंस होता है, खाली सेल वाल के अंदर ही डिफरेंस नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ईथर लिंक्ड होता है, आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? ईथर लिंक्ड होता है, जबकि यू बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? ईस्टर लिंक्ड होता है। यानी कि जब आप देखिएगा कि ये जो यहाँ पे इस तरह से ऐसे क्या है, लिपिड बाइलेयर का जो लेयर रहेगा स्टूडेंट, इसको जोड़ने के लिए आर्की यू बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? ईस्टर लिंक, यानी कि ई सब को जोड़ने के लिए बीच बीच में ईस्टर लिंक पाया जाएगा। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या होगा? ईथर लिंक्ड होता है। कैसा होता है? ईथर लिंक्ड होता है। तो ईस्टर से ज्यादा मजबूत होता है क्या? ईथर, इसीलिए उसको और मजबूती प्रोवाइड होता है। तो ये बोलते हैं कि वो समझ आओ कि बुलेट प्रूफ जो है वाल लेके चल रहा है। क्या लेके चल रहा है? बुलेट प्रूफ वाल लेके। एक होता है कि आप देखे होंगे कि जो एक प्रोटेक्शन के लिए एक ढाल लेकर के चलते हैं, तो ढाल यू बैक्टीरिया के पास है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के पास क्या है? बुलेट प्रूफ ढाल है। कैसा ढाल है? बुलेट प्रूफ, कि उसमें कोई भी चीज पार नहीं हो सकता है। तो ये एक रीजन है, क्योंकि उसका क्या रीजन है? उसका सेल वाल और उसका सेल मेम्ब्रेन बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर्की बैक्टीरिया को देखें। अब आते हैं कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है। तो हम लोग एक बार देख भी चुके हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो आरएच विटकर का जो क्लासिफिकेशन था, वहां पे हम लोग न्यूट्रिशन के बेस पर जो चार्ट बना के देखे थे, वहां पे हम लोग एक बार देख चुके हैं, एक बार क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। लेकिन फिर भी अब उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में दो तरह के होते हैं, एक तो ऑटोट्रोपिक और दूसरा हेटेरोट्रोपिक। और बोलो क्या होगा? और हेटेरोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे, जैसे CO2 और H2 क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसको लेकर के किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अरे यस या नो? तो ऐसा बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ले और उसको किस में कन्वर्ट कर दे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये भी दो तरह के होता है, यानी कि अगर वो जो इस बीच में, अब इसको क्या होगा कि फूड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ता है। एनर्जी किससे लेगा? अगर वो लाइट से एनर्जी ले रहा है तो वैसे को क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रोप। अगर वो केमिकल से ले रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? कीमो ऑटोट्रोप। क्या बोलेंगे उसको? कीमो ऑटोट्रोप। अब देखिए, तो फोटो ऑटोट्रोप क्या है? वैसे ऑटोट्रोप जो सनलाइट का इस्तेमाल करते होंगे, किसको? भोजन को बनाने के लिए। दूसरा, सनलाइट को पकड़ने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए उसके अंदर पिगमेंट रहता होगा। यस या नो? तो पिगमेंट उसके अंदर होगा। साथ ही साथ ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते होंगे, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करते होंगे? ये फूड को तोड़ते होंगे और इस तरह से बनाते होंगे। तो ये जनरली कौन करता है? ऑक्सीजेनिक न्यूट्रिशन कौन प्राप्त करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। और एनऑक्सीजेनिक कौन करता है भाई? तो इसमें यानी कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तब पर भी ये क्या करते हैं? अपने फूड को प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसको तोड़ने का काम कर लेते हैं। ठीक है, इन लोगों के अंदर। अब दूसरा होता है कि कीमो ऑटोट्रोप। कीमो ऑटोट्रोप क्या है भाई? तो ये क्या करता है कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा ऑटोट्रोप जो केमिकल का यूज करेगा। किसका यूज करेगा? केमिकल का यूज करेगा और उससे अपना भोजन बनाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को क्या ध्यान, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये तो नाम से ही सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये तो सल्फर यूज करके अपना भोजन बनाते होंगे। तो नहीं, ये क्या करते हैं? अभी देखिए आगे हम बता रहे हैं कि कैसे केमिकल का यूज किया जाता है।
यानी कि अब यहां पे देखिए कि ऑक्सीडाइज केमिकल रिएक्शन एंड यूज रिलीज एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी, यानी कि ये क्या करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, और वो भी कैसा केमिकल रिएक्शन इनके अंदर होता है, ऑक्सीडाइज केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ चुके हैं आप लोग, अरे पढ़े हैं। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब हाइड्रोजन निकल जाता है और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो दोनों कंडीशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अरे यस या नो, अरे केमिस्ट्री पढ़े हैं तो ये बात आप लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए NH3 था, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, NH2 बच गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना। अब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन का ऐड हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकला तब पर भी ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हुआ तब पर भी ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडाइज केमिकल रिएक्शन एंड यूज रिलीज एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी, ऐसे करने वाले को क्या बोलते हैं, कीमोऑटोट्रोफ। और इसमें क्या होता है कि जब NH3 से NO2 बनाते हैं स्टूडेंट, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस काम करता है, और NO2 से NO3 जब बनाते हैं तो उसमें कौन सा काम करता है, नाइट्रोबैक्टर। इसको और डिटेल से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होता है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसी में आते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करेंगे, फिक्स कर देते हैं, फिक्स करके और अपना भोजन को बनाते हैं, अपने भोजन को ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि मिनरल रिसाइकलिंग में भी मदद करते हैं, ये कुछ ऐसे कीमोऑटोट्रोफ होते हैं जो नाइट्रीफाइंग होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, और कुछ तो मिनरल्स को रिसाइकलिंग करने में मदद करते हैं, जैसे फास्फोरस, Fe और सल्फर, ये सबको ये क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। तो इस तरह से कीमोऑटोट्रोफ हम लोग देख लिए। अब दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इसके अंदर, हेटेरोट्रोफ, और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, हेटेरोट्रोफ्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट, हेटेरोट्रोफ, ये मेजॉरिटी में होता है। अब इसमें 3 तरह के हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, एक तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, क्या होता है, सेप्रोफाइटिक, दूसरा क्या होता है, पैरासाइटिक, तीसरा क्या होता है, सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है कि वैसे हेटेरोट्रोफ जो सड़े गले चीज से क्या करे, अपना न्यूट्रिशन ले, किससे ले, सड़े गले चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, यानी कि डिकम्पोजर्स होते हैं। यानी कि ये क्या करता है कि सड़े गले चीजों को, जैसे पत्तियां गिर गई खेतों के अंदर तो उसको और सड़ा करके डिकम्पोजर्स बना दिया, तो इस तरह से मतलब बढ़िया उर्वरक में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें जनरली क्या आते हैं, ऐसा बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स की तरह काम करता हो, उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और पैरासाइट मतलब क्या होता है, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा, जैसे कोलेरा जो हम लोगों के अंदर हैजा कॉज करता है, और करता है ना, तो हमारे अंदर आएगा, हमारे खाना को खाएगा, हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन लेगा और हमको क्या करेगा, हमको बीमार कर देता है। उसी तरह से टेटनस के बारे में जान रहे होंगे कि टेटनस जो टेटनस पकड़ता है, अरे यस या नो, तो ये सब क्या है, पैरासाइट बैक्टीरिया है। और क्या है, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक बीमारी है, वो भी होगा, क्लास 12 में सब पढ़ाएंगे। वुफिंग कफ, काली खांसी जिसको बोला जाता है, एकदम इसमें बार बार पेशेंट खांसते रहेगा और एकदम अजीब सा आवाज, ऐसे घर घर ऐसे, मतलब वो पेशेंट जो होगा ना कि जब बोलेगा भी तो उसकी आवाज ऐसे घर का आवाज आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वुफिंग कफ। ये भी क्या है, हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया है। और क्या है, सिट्रस कैंकर इन प्लांट, जैसे प्लांट के अंदर नींबू के अंदर देखो होगे कि व्हाइट और पीला इसे स्पॉट हो जाता है, ऐसा लगेगा उसके पत्तियों के अंदर पीला इसे स्पॉट पड़ जाता है, तो उसी को क्या बोलता है, सिट्रस कैंकर बोला जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, जैंथोमोनास सिट्री, ये इसका नाम है जो ये कॉज करता है। तो इस तरह से पैरासाइट हो गए कुछ। अब होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, दोनों का फायदा। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, दोनों का फायदा। वही, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, अरे याद है, क्या बोले थे, तुम मुझे मैं तुझे, अरे ठीक है, तुम मुझे पढ़ाई दो मैं तुझे सिलेक्शन दूंगा, याद है ना, अरे याद है ना। तो इस तरह से अब इसमें क्या होता है, जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है, अभी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है कहाँ पे, लेगुमिनस रूट, यानी कि रहर जान रहे हैं ना, अरहर के जड़ में नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है ये। उसी तरह से लेगुमिनस प्लांट जो भी है, दलहनी फसल, लेगुमिनस प्लांट मतलब क्या, दलहनी फसल के अंदर नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है, ये राइजोबियम करवाता है। उसी तरह से फ्रेंकिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करवाता है कहाँ पे, नॉन लेगुमिनस रूट के अंदर, यानी कि जो दलहनी नहीं है उसके अंदर भी नाइट्रोजन। अरे नाइट्रोजन का रोल आपको पता है कि क्या होता है, खाद, अरे डीएपी मारते हैं ना, उसमें जनरली क्या होता है, नाइट्रोजन ना होता है, और फास्फोरस, यूरिया में पूरा नाइट्रोजन होता है, तो वो नाइट्रोजन मारता है तो बढ़िया ग्रो करता है। अगर नेचुरली अगर वो नाइट्रोजन अगर मिल जाए तो उसमें क्या होगा, वो प्लांट ऐसे भी ग्रो करता है। तो दलहनी फसल में हम लोग कभी भी खाद मारते हैं क्या, खाद मार दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे कभी देखे हो कि रहर की खेती कर रहे हैं उसमें खाद मार रहे हैं, मार दोगे तो खत्म, क्योंकि में ऑलरेडी फिक्स करने वाला है भाई, समझ में आ रहा है ना।
अरे क्लियर है? तो दलहनी फसल में किसानी भी बहुत टेक्निकल काम है, पता है ना, वो आसान नहीं है। लोग बोलता है कि किसानी करके हम तो जी लेंगे, लेकिन किसानी करना भी दिमाग का काम है आजकल, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो जानो ये सब। अभी देखो ये कहां पे करता है, तो एलनस एक प्लांट है, उसके अंदर फ्रेंकिया जो है क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। उसी तरह से एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, और एजोटोस्पाइरिलम, ये सब कुछ है, कोई अथी के अंदर भी फिक्स करता है। धान का खेती आजकल लगा हुआ है, तो धान के अंदर भी आप देखिएगा कि एक आध दो बार मारते, चूंकि धान में ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत रहता है इसलिए खाद वगैरह मारते हैं, लेकिन उसके भी जड़ के अंदर आप देखे होंगे कि जहां पे बहुत ही ज्यादा जैसे उर्वरक है या बहुत दिन से पानी जमा है, वहां पे क्या होता है कि धान बड़ी जल्दी ग्रो होता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, मिट्टी बिल्कुल क्या है, उपजाऊ हो गया है, और वहां पे नाइट्रोजन क्या है, फिक्स करने वाले बहुत सारे बैक्टीरिया है। तो यही सब बैक्टीरिया जो है ना, वहां पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं। तो आप देखोगे कि जहाँ पे ज्यादा दिन से पानी जमा है, किनारे किनारे पेड़ों पौधा बड़ी फास्ट ग्रो करता है, अरे देखे हैं, तो उसके पीछे क्या है, यही बैक्टीरिया वहां पे रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करेगा तो खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे यस या नो? तो इस तरह से हो गया। अब आइए इसके अंदर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया जो है जनरली क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सॉरी एसेक्सुअल करते हैं, कुछ में सेक्सुअल होता है। तो ये एसेक्सुअल करेंगे कब, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तब। तो फेवरेबल में कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन पढ़ा चुके हैं, कैसे करते हैं, बाइनरी फिजन करके करते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे, अपने आप को, ये बैक्टीरिया है अपने आप को क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड कर लेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइनरी फिजन। अब अनफेवरेबल कंडीशन आए, तो अनफेवरेबल कंडीशन आए यानी कि उसके लिए सुटेबल कंडीशन नहीं है, तो वैसे कंडीशन में बैक्टीरिया क्या करता है कि वो बाइनरी फिजन ना करके स्पोर का फॉर्मेशन करवाता है। क्या करवाता है, स्पोर का फॉर्मेशन करवाता है। तो इसमें ये स्पोर कैसे बनेगा भाई, ये मान लेते हैं बैक्टीरिया है, अंदर में एक स्पोर बना लेगा, और बाहर में अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो गया इसका सेल वाल ना, इस तरह से इसका सेल वाल डिस्ट्रॉय भी हो गया, तो स्पोर बचा हुआ रह जाता है, और ये स्पोर कहीं पर भी गिरेगा ना तो वहीं से जर्मिनेट कर जाएगा, और वहीं से क्या करेगा, बैक्टीरिया का आगाज होगा। तो फेवरेबल कंडीशन में क्या ध्यान रखना है, बाइनरी फिजन करता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है भाई, स्पोर का, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करवाता है। अब एक क्वेश्चन आया पीवाई की है कि डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया होकर, यानी बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। अभी सेल साइकिल, सेल डिवीजन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको इसमें दो ऑप्शन आपको सामने है, एक प्रायर टू फिजन यानी कि फिजन के पहले, और एक क्या होता है, इन एस फेज। कौन जाएगा, अरे एस फेज कैसे जाएगा, सब कोई ऐसे फेज मारा था, इसीलिए गलती हो गया। ये कहां पढ़ा रहे हैं, बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं, और वो डिवीजन हम लोग किसमें देखे थे, यूकैरियोट्स में देखे थे। अरे वो सेल डिवीजन किसमें देखे थे, यूकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर में डिवीजन अभी हम लोग देख के आए हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है क्या, नहीं, ए माइटोसिस होता है। तो आंसर ये लाना जाकर के क्या जाएगा, माने फ्यूजन से पहले उसका डीएनए, क्योंकि साइटोप्लाज्म में है ना, तो पहले डीएनए डिवाइड हो जाता है, तब जाकर के फ्यूजन होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट का जान के गलती करवाता है, चेक करता है कि उसके पास दिमाग है कि अब इसी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। जैसे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो भाई क्या है कि सम सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव जेनेटिक एक्सचेंज होगा, यानी कि इसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, भेजता है। तो ऐसा प्रतीत होता है इसके अंदर कि वो क्या हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर बात करें ह्यूमंस के अंदर, तो क्या होता है कि मेल पार्टनर जो होता है वो अपने स्पर्म को रिलीज करता है फीमेल पार्टनर के अंदर, और फीमेल पार्टनर के अंदर रिलीज करता है तो वहां से ओवा के साथ फर्टिलाइज करके तब बेबी का जन्म होता है। यस या नो? तो वहां पे क्या हुआ कि मेल पार्टनर कुछ ना कुछ रिलीज किया, और फीमेल पार्टनर से भी रिलीज होता है, और मैटिंग से फिर बेबी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, तो उसमें तीन तरह के आते हैं। तो ट्रांसडक्शन होता है, और ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जब जो है दूसरे बैक्टीरिया, क्लास 12 में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रांसडक्शन क्या है। उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यानी कि कैसे एक बैक्टीरिया के अंदर अगर जेनेटिक मटेरियल जाएगा, अगर दूसरा बैक्टीरिया उसके अंदर डालेगा तो अपना उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, उसका पूरा हाव भाव ही चेंज हो जाएगा, मतलब उसका गुण इस बैक्टीरिया में भी आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैक्टीरिया के अंदर मान लेते हैं कोई ऐसा जीन मौजूद है जो उसको रेजिस्टेंस डेवलप करवा रहा है कोई भी एक एंटीबायोटिक से, तो अब वो क्या करेगा, वो निकाल करके अगर दूसरे को दे दिया रेप्लिकेट करके, तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। एक होता है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन को समझने के लिए क्या आपको समझ में आना चाहिए कि मान लेते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है और ये एक दूसरा बैक्टीरिया है। अब ये जो है क्या करेगा, अपने ये इस तरह से एक ऑर्गन बनाता है और ये इस तरह से एक ऑर्गन बनाता है, और ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल को इसे इसमें भेज देगा।
अपने जेनेटिक मटेरियल को इससे इसमें भेज देगा। तो इसी को क्या बोलते हैं कि कंजुगेशन ट्यूब बना करके दोनों तरफ से एक आउट ग्रोथ निकलता है, इसके अंदर से भी निकला और इसके अंदर से भी, तो इसी को बोलते हैं कंजुगेशन। सब फंगी के अंदर जो है ना पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके अंदर इस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये ट्रू नहीं है। तो आज का लेक्चर जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा, एक आर्की बैक्टीरिया को देखा, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया देखा और जो है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को देख लिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है इसके आगे का हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।